तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक्सिस बैंक पीबीआरएम प्रोग्राम के बारे में। मतलब कि एक्सिस बैंक का जो प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम है जो कि एनआईआईटी के थ्रू होता है। तो बैच 3 का जो रिक्रूटमेंट है वो आ गया है। ठीक है, मतलब कि अब बैच 3 के लिए आप एप्लीकेशन जो है वो फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैं बात करूंगा, वैसे तो आपने अगर बैच फर्स्ट या बैच सेकंड का जो रिक्रूटमेंट वाला वीडियो है अगर वो आपने देखा होगा तो ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है जो इसकी एलिजिबिलिटी मतलब क्राइटेरिया है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए तो वो भी सेम है। कुछ बदलाव कुछ चेंजेस हुए थे जो मैंने आपको बैच 2 के टाइम पे बता दिया था, तो ऑलमोस्ट इसमें भी सेम है। बट इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा। वो इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो बात यह है कि अभी जो बैच 2 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें सिर्फ 101 स्टूडेंट्स को मतलब कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है फाइनली, जो कि पीबीआरएम प्रोग्राम को करेंगे। तो बहुत ही लिमिटेड बच्चों को मतलब कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है जो कि वेल डिज़र्व हैं इस प्रोग्राम के लिए। और फिर इस प्रोग्राम के थ्रू जो पोस्ट मिलेगा उस पोस्ट के लिए जो वेल डिज़र्व कैंडिडेट हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया गया है। वैसे तो इंटरव्यू बहुत लोगों का हुआ था बट सिर्फ 101 कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे लोगों को या कैसे कैंडिडेट को अप्लाई करना चाहिए इस पीबीआरएम प्रोग्राम के लिए, और कैसे स्टूडेंट को या किन कैंडिडेट्स को नहीं करना चाहिए अप्लाई। साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा जो कि मतलब अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो ओवरऑल जो भी पीबीआरएम के लिए अगर आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना और स्किप मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एप्लीकेशन विंडो जो है बैच 3 के लिए ओपन हो गया है। उसके साथ एक और मतलब 3 वर्ड्स का कुछ लिखा हुआ है कि विथ लिमिटेड स्लॉट्स, मतलब कि कुछ ही स्लॉट्स है जो कि मतलब एक लिमिटेड बच्चों को ही कैंडिडेट को लिया जाएगा अप्लाई जो भी आप लोग करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से अभी मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स देखे हैं जो कि लिखा हुआ है कि उन्होंने अप्लाई किया है बट वो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि लिमिटेड स्लॉट्स हैं, वो चेक करेंगे। अगर आप एलिजिबल होंगे तो ही वो आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, और अदरवाइज अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि मे भी हो सकता है कि अभी पेमेंट गेटवे ओपन नहीं होगा, तो आप अपना सारा एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। फिर जब पेमेंट गेटवे होगा तो आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा, मतलब आपको मेल आ जाएगा जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आप पे कर करके आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी बात। अब मैं आपको ये बता दूं कि किन स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये बात कि जिनकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। दूसरी चीज़ है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अच्छी कहने का मतलब है कि आप अगर किसी कस्टमर से बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप अटकने नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर मैनेजेबल इंग्लिश हो तो चल जाता है, बट ऐसा नहीं है। मैनेजेबल इंग्लिश अब वो लोग नहीं ले रहे हैं। आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका ज़्यादातर जो इंटरेक्शन होगा वो कस्टमर से ही होगा, जैसा कि मैंने वीडियोज़ में बताया था। और इसमें आपको ज़्यादातर जो है वो सेल्स करने पड़ेंगे। जैसा कि डिप्यूटी मैनेजर का इसमें पोस्ट मिलता है, तो आपको ऐसा होगा कि हाई प्रोफाइल जो क्लाइंट होते हैं उनसे बात करनी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप अगर किसी मेट्रो सिटी में हैं और आपको इंग्लिश अगर नहीं आ रही है तो फिर वहाँ पर कम्युनिकेशन का पंगा पड़ जाता है। तो फिर वहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है इस जॉब को मतलब आगे प्रोसीड करना या इसे संभालना। ठीक है, तो आप अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप में कन्विंसिंग पावर है, आपके अंदर सेल्स स्किल्स है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें। अदरवाइज आपको भी पता है कि बैच 2 में जो है 2 इंटरव्यू हुआ था। एक एनआईटी की टीम ने लिया था, एक एक्सिस बैंक की टीम ने लिया था। तो जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, जैसा कि मैंने बताया कि 101 बच्चों का जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो जो भी वेल डिजर्व कैंडिडेट थे उनको ही लिया गया है। तो ये हो गई दूसरी बात। अब मैं आपको बता दूं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है जो कि लास्ट बैच में था। तो बैच 3 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें एक अपडेट हुआ है। पहले फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, बट जैसा कि आप वेबसाइट पे भी खुद से जा करके देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी जहाँ पर लिखा हुआ है उसके नीचे 2 सेक्शन बना हुआ है। तो पहले सेक्शन में जो लिखा हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनल सेमेस्टर ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स विथ
ग्रेटर देन या इक्वल टू 50% एग्रीगेट टिल प्रीवियस सेमेस्टर आर एलिजिबल फॉर बैच 3। मतलब कि देखो बात यह है कि अब मतलब कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, लेकिन हाँ आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 50% होना चाहिए। मतलब 50% से ज़्यादा या फिर आपका 50% से ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 10th क्लास 12th क्लास जो है वो आपका रेगुलर मोड से होना चाहिए। मतलब कि आपने 10th क्लास और जो इंटरमीडिएट है आपकी जो 12th क्लास है साथ में ग्रेजुएशन, ये सारा जो है वो आपका रेगुलर मोड से होना चाहिए। डिस्टेंस मोड वाले एलिजिबल नहीं है, या फिर ओपन स्कूलिंग से आपने किया है ठीक है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। जिनका रेगुलर है वो अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये जिनका भी 10th क्लास के बाद मैक्सिमम 2 साल का गैप है तो फिर कोई बात नहीं है। अगर 2 साल से ज़्यादा का गैप है 10th क्लास के बाद, अगर 2 ईयर्स से ज़्यादा का गैप है आपका तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऑल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स ऑफ 10, 12 एंड ग्रेजुएशन। और इसके साथ ही जो एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो थोड़ा सा मैं इसे डिटेल में बता देता हूँ ठीक है, एक्सपीरियंस को लेकर के कि आपके पास मैक्सिमम अगर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है ठीक है, तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 2 साल का है और किसी के पास 3 साल का है ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास अगर 6 मंथ या 1 ईयर या 2 ईयर या 1.5 ईयर का है, मैक्सिमम 3 इयर्स तक का होना चाहिए, 3 इयर्स से ज़्यादा नहीं। मतलब 3 इयर्स तक का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ एज की जहाँ तक बात है तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपका जिस टाइम पे पीबीआरएम प्रोग्राम में एडमिशन होगा, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप एडमिशन ले रहे हैं, तो उस टाइम आपकी जो एज है वो मोर देन 20 ईयर्स की होनी चाहिए, 20 साल से ज़्यादा की आपकी एज होनी चाहिए। और साथ में बता दूं कि जो भी सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, वो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ एंड बर्थ डेट प्रूफ। और उसके नीचे एक और पॉइंट जो एडिशनल क्राइटेरिया है उसमें लिखा हुआ है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड गुड कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मस्ट फॉर द रोल। जो कि मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो वैसे ही आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट है ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर भी रहेगा आपको, आपके अंदर सेल्स स्किल्स भी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ठीक है। तो उसके साथ ही मैं बता दूं कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो एप्लीकेशन फ़ी है आपका 550 रुपये ठीक है। हो सकता है कि पेमेंट गेटवे अभी ओपन नहीं होगा, बट उसके लिए आपको लास्ट टाइम भी वैसा ही हुआ था, आपको मेल आ जाएगा तो आप उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कोई भी अगर आपको इश्यू होता है ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप, या फिर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया या फिर जब पेमेंट गेटवे ओपन होगा उस टाइम आपका पेमेंट हो गया है बट फिर भी आपका अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, तो आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी नीचे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसमें आप देखेंगे 1 बाय 1 करके, किसी में आपको एक ईमेल आईडी मिल जाएगी, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे ड्यू टू प्राइवेसी ठीक है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये 1 साल का प्रोग्राम होता है ठीक है। तो यहाँ पर अब प्रोग्राम है ठीक है, तो एग्ज़ाम भी होगा वहाँ जब आप ये प्रोग्राम करोगे ठीक है। तो वहाँ क्लासरूम प्रोग्राम होता है, वो होता है 6.5 मंथ्स का ठीक है, 6.5 महीने का क्लासरूम प्रोग्राम। उसके बाद 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है जो कि पेड इंटर्नशिप होती है, आपको उसमें जो है आपको स्टाइपेंड मिलता है ठीक है। उसके साथ ही 2.5 मंथ का जो है मतलब 2.5 मंथ्स का जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है आपका। उसके बाद फिर आपकी फाइनल पोस्टिंग होती है एज अ डिप्यूटी मैनेजर। तो यहाँ पर यह है कि जब आपका 6.5 महीने का क्लासरूम प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है, तो फिर ये अपने कॉमन सेंस की बात है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है तो उसका एग्ज़ाम भी लिया जाता है और उसमें पास भी करना होता है ठीक है। तो बहुत लोगों को यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया ओपनली। हालांकि ये अपनी मतलब कॉमन सेंस की बात है, आप ये अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई 1 साल का प्रोग्राम है तो वहाँ पर एग्ज़ाम भी होता है और पास भी करना होता है। आप अगर जॉब के फील्ड में भी होते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर उसे पास करना होता है, उसके बाद ही जो आपकी रेटिंग होती है, या फिर ऐसे कह लो कि प्रमोशन वगैरह भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जाना पड़ता है, तो वो क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये अंडरस्टूड है ठीक है। उसके बाद इस प्रोग्राम की फ़ीस भी है जो कि आप वेबसाइट पर जा करके देख सकते हो, या फिर अगर लास्ट बैच का आपने देखा होगा जो मैंने वीडियो बनाया था कि 2,25,000 जो है आपका इसकी फ़ीस है इस प्रोग्राम की। उसके नीचे एक ब्रैकेट में आप देख सकते हो लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट 18%, मतलब 18% जीएसटी जो है वो एक्स्ट्रा है। ये 2,25,000 प्लस 18% जीएसटी। और हाँ, जो मैं
मैं आपको बता दूं कि आपको जो स्टाइपेंड मिलता है ड्यूरिंग इंटर्नशिप, ठीक है, वो आपको मिलती है 12,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, 12,000 रुपये पर मंथ आपको इंटर्नशिप में आपको सैलरी मतलब स्टाइपेंड मिलता है। उसके बाद 2.5 महीने का जो है आपका जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, उसमें आपको जो फुल सैलरी आपकी होती है वो आपको मिलती है। और जो आपका जो मतलब पर एनम जो सीटीसी है वो है आपका 5 लाख पर एनम सीटीसी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी इन हैंड सैलरी बनती है वो 2.5 महीने जो आपका मतलब आपकी जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी उसमें आपको वो सैलरी मिलेगी। उसके बाद फिर आपका आफ्टर 1 ईयर आपकी फाइनल पोस्टिंग होती है। और ये जो कोर्स है ये कराया जाता है NIIT यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो कि बैच 3 के रिगार्डिंग था, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो आपको जो ये आप प्रोग्राम करते हैं उसके बाद इसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब आपका 1 ईयर ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली तो फिर आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स ये था ऑल अबाउट बैच 3 का जो भी अभी एप्लीकेशन आया है, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट आया है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि ये आपका क्लियर है। और अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका होगा तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पर मैं 1-2 वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो आप देख लेना। इससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट वीडियो ही होंगे जो आपको आगे के लिए हेल्पफुल होंगे। और आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट कर सकते हो, वहाँ आपको सारे वीडियो इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।